हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। 11th अकाउंटेंसी में आज हम सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे और हमारा सेकंड यूनिट है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। बच्चों, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार मतलब उसकी अवधारणाएं, मान्यताएं, उसके सिद्धांत जिनके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है। और वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम इन ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे और विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, एक वाक्य वाले इन सभी क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। पहला ही क्वेश्चन हमारा है ट्रू और फॉल्स, सत्य सत्य वाला। तो उसमें सत्य सत्य में दिया है कि लेखांकन सिद्धांत दृढ़ नहीं होते। तो इसको, ये जो क्वेश्चन है कि दृढ़ नहीं होते हैं, ये हमारा जो आंसर आ रहा है कि भाई लेखांकन के सिद्धांत दृढ़ नहीं होते, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिगिड, मतलब कि ये क्या है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि दृढ़ नहीं होते हैं, वास्तव में स्थिर नहीं होते हैं, गतिशील है, परिवर्तनशील है। समय परिस्थिति के अनुसार जो सिद्धांत हैं वो बदलते रहते हैं, उनमें कुछ न कुछ सुधार होता रहता है। तो लेखांकन सिद्धांत दृढ़ नहीं होते हैं, ये क्या है, सत्य है। फिर है व्यापार की पृथक इकाई अवधारणा एकाकी व्यापारियों और साझेदारी फर्मों पर लागू नहीं होती। तो व्यापार की जो पृथक अस्तित्व की जो अवधारणा है वो एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म दोनों पर लागू होती है कि व्यापार अलग और व्यापारी अलग। और उसी सिद्धांत के आधार पर तो हम पूंजी को व्यापार के लिए दायित्व मानते हैं। ये जो पूंजी को हम दायित्व मानते हैं वो कौन से सिद्धांत पर के आधार पर मानते हैं? वो पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार, मतलब व्यापार अलग और व्यापारी अलग। और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि व्यापार की पृथक इकाई की अवधारणा एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्मों पर लागू नहीं होती है। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि उन पर भी लागू होती है। फिर है लागत अवधारणा पर आधारित आर्थिक चिट्ठा भावी नियोजकों के लिए उपयोगी नहीं होता। भाई नियोजक भावी नियोजक मतलब भविष्य में व्यापार में पैसा लगाने वाला व्यक्ति, वो कहलाता है भावी नियोजक। भविष्य में जो व्यापार में पैसा लगाने वाला है वो भविष्य का निवेशक है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो लागत अवधारणा, अब सबसे पहले तो हम इस अवधारणा को समझे। लागत अवधारणा मतलब कि जो वस्तु संपत्ति खरीदी जाती है तो संपत्ति को उसके लागत मूल्य पर पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो लागत अवधारणा पर आधारित जो चिट्ठा है वो भावी निवेशकों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ये क्या है, ये सत्य है ये कि भावी निवेशकों के लिए वो उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं उपयोगी है? क्योंकि संपत्ति का जो मूल्य है उसके लागत मूल्य पर दिखाया गया है, वो उसके बाजार मूल्य पर नहीं दिखाया गया है, और इसीलिए निवेशकों के लिए वो उपयोगी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का दिया है कि एकरूपता के सिद्धांत का प्रयोग उस समय अधिक उपयोगी होता है जब किसी एक तथ्य के लेखे करने की कई वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हो। भाई सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ ले। एकरूपता का सिद्धांत क्या होता है? तो एकरूपता का सिद्धांत मतलब प्रति वर्ष लेखांकन की एक ही पद्धति का उपयोग करना। भाई आप व्यापारी यदि प्रति वर्ष लेखे रखने के लिए एक ही पद्धति का इस्तेमाल करेगा तो उसके लेखों की वो पिछले वर्ष के आंकड़ों की चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना कर सकता है। यदि प्रति वर्ष वो अपनी लेखांकन की पद्धति बदलेगा तो वो उनमें तुलनात्मकता नहीं ला सकता, उनकी तुलना नहीं कर सकता। तो एकरूपता के सिद्धांत का प्रयोग उस समय अधिक उपयोगी होता है जब किसी एक तथ्य के लेखे करने की कई वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हो। भाई आप कोई सा तथ्य का लेखा कर रहे हो तो उस समय आपके पास लेखा करने के लिए अनेक विकल्प हैं कि आप इकहरा लेखा पद्धति से भी लेखे रख सकते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली से भी लेखे रख सकते हैं, आप रोकड़ आधार पर भी लेखे रख सकते हैं। अलग अलग पद्धतियों से यदि आप लेखे रख सकते हैं, ये भी आपके पास विकल्प है। अब इन विकल्पों में से आप किसी एक विकल्प का चयन कर रहे हो तो हमेशा आप उसी एक रूपता के रूप में उसी विकल्प का उपयोग करेंगे जिससे कि उसमें एक रूपता आएगी। तो ये क्या है, ये सत्य है ये, ठीक है। एकरूपता के सिद्धांत का प्रयोग उस समय अधिक उपयोग होता है जब किसी एक तथ्य के लेखे करने की कई वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हो। फिर है मुद्रा मूल्यांकन अवधारणा के कारण
मुद्रा मूल्यांकन अवधारणा के कारण अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं का लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं हो पाता। भाई मुद्रा मूल्यांकन अवधारणा मतलब मौद्रिक मापन की अवधारणा। और मौद्रिक मापन की अवधारणा क्या होती है कि लेखा पुस्तकों में उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो मुद्रा मापन की अवधारणा के कारण अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं का लेखा लेखा पुस्तकों में नहीं हो पाता। बिल्कुल राइट है। तो जैसे गुणात्मक तथ्य है, किसी योग्यता वाले तथ्य है, ये इन बातों का उसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो मुद्रा मूल्यांकन के कारण अवधारणा के कारण कई महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनका लेखा उसमें नहीं हो पाता, सूचनाओं का लेखा नहीं हो पाता है, और ये सही है। आर्थिक चिट्ठा द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, ये सही है। तो जो हम चिट्ठा बनाते हैं तो दोहरा लेखा पद्धति में ही बनाते हैं, जिसमें व्यापार, लाभानी और चिट्ठा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। द्विपक्षीय अवधारणा मतलब जैसे आप लोगों ने लेखांकन समीकरण बनाया होगा, तो लेखांकन समीकरण मतलब जिसके दो पक्ष होते हैं और दोनों तराजू के पलड़ों की तरह हर एक व्यवहार दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। संपत्ति भी प्रभावित होती है, दायित्व भी प्रभावित होता है। इसका मतलब कि जो चिट्ठा है वो द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, ये 100% सत्य है। फिर है व्यवसाय के लेखों में आय का आधार आय का मुद्रा में प्राप्त होना है। तो व्यवसाय के लेखों में आय का जो आधार होता है वो आय का मुद्रा में प्राप्त होना होता है। तो ये गलत है एकदम। यदि आपको मुद्रा में प्राप्त होगा तभी आप आय मानेंगे, ये गलत है। उपार्जन आधार पर भी जब आय उत्पन्न हो गई तब भी आप उसको आय मान सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं 8 नंबर पे। लेखांकन अवधि अवधारणा से वित्तीय विवरणों के बनाने में आसानी होती है। लेखांकन अवधि अवधारणा क्या होती है कि व्यापारी के द्वारा जब व्यापार किया जाता है तो यदि वो कंटिन्यू व्यापार ही करता जाएगा, लेखे बनाते ही जाएगा, पीछे मुड़कर ही नहीं देखेगा, तो वो अपने कुछ निर्णय पर नहीं पहुंच पाएगा कि मैंने कितना लाभ कमाया, कितनी हानि कमाई, मतलब कितना लाभ कमाया, कितनी हानि हुई है। अब ये लाभ हानि का पता करने के लिए उसको कहीं ना कहीं ब्रेक देना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है कि जहां से चलना शुरू करता है तो एक समय के पश्चात वो ब्रेक देता है कि भाई 12 महीने मैंने काम किया, 12 महीने के बाद अब इसको एक अवधि मान लिया जाए और इस 12 महीने की अवधि में मैंने कितना काम किया, कितना क्रय विक्रय, कितना लाभ कमाया है, कितनी हानि हुई, ये सभी बातों के लिए वो होती है लेखांकन अवधि। और हमारे अकाउंटेंसी में लेखांकन अवधि कौन सी होती है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। तो लेखांकन अवधि अवधारणा से वित्तीय विवरणों के बनाने में आसानी होती। बिल्कुल, आपने एक अवधि डिसाइड कर ली कि ये 12 महीने के अंदर जितना भी पैसा आया गया है, जो लेन देन हुआ है, उन्हीं व्यवहारों का आपको उन विवरणों में दर्शाना है, तो उससे बनाने में आसानी होती है और इसीलिए ये क्या है? ये सत्य है। फिर है उपार्जन अवधारणा में नगद आधारित लेखा होता है, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? उपार्जन अवधारणा, देखो लेखा पुस्तकों में लेखे लिखने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक उपार्जन आधार और एक रोकड़ आधार। रोकड़ आधार का मतलब कि लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को तभी लिखा जाएगा जब आपको नगद प्राप्ति होगी, तभी आप लिखेंगे। और उपार्जन आधार का मतलब कि लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को तब लिख लिया जाएगा जब वो उत्पन्न हो गए हैं। जैसे मान लो आपने किसी को माल बेचा, आपने उधार बेचा है, तो उधार बेच दिया है तो उस उधार का लेखा भी पुस्तकों में होगा। क्यों? क्योंकि वो विक्रय हो गया है, आपको पैसा 4 महीने बाद मिल जाएगा, 2 महीने बाद मिल जाएगा। ये उपार्जन आधार मतलब आपकी इनकम बन गई है लेकिन मिली नहीं है, ये उपार्जन आधार है। और रोकड़ आधार कि आप लेखा पुस्तकों में तभी व्यवहार करेंगे जब सामने वाला आपको कैश पैसा देगा, तब वो रोकड़ आधार कहलाता है, नगद मतलब। तो उपार्जन आधार मतलब उधार वाला व्यवहार कि आपने उधार खरीदा बेचा तो उसका लेखा भी इसमें किया जाएगा। तो उपार्जन आधार में नगद आधारित लेखा होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उपार्जन आधार में उधार आधारित लेखा होता है। फिर हम बोलते हैं कि उपार्जन आधार के अंतर्गत आय तथा लागतों की मान्यता उसी अवधि में हो जाती है जिसमें वे घटित होती है। बिल्कुल, जब आपने खरीदा, उधार खरीदा है, उसी समय उसका लेखा होता है। आपने बेचा, उधार भले बेचा है, उसी समय उसका लेखा होता है। ये क्या है? ये सत्य है। आगे बढ़ेंगे हम। लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित होते हैं। बिल्कुल भाई, कोई आसमान से टपकते तो नहीं है, ये सभी लोगों के अनुभवों के द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए मानव निर्मित है, मतलब इंसानों के अनुभव से बनते। सत्य है। मिलान अवधारणा का अर्थ है कि व्ययों का
मिलान आयों से होना चाहिए। मिलान अवधारणा मतलब व्यय और आयों का आपस में मिलान होना चाहिए। ठीक है, ये फिर है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो ये थे हमारे सत्य असत्य। अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, लाभ की आशा न करे और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करे। इस नीति का कारण है कि भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान न दिया जाए और भविष्य में होने वाली हानियों के लिए प्रावधान कर लिया जाए। ये कौन सी अवधारणा है, कौन सी परंपरा है, कौन सी मान्यता है? समानता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बी, रूढ़िवादिता की परंपरा। ये रूढ़िवादिता की परंपरा ये बोलती है कि व्यापार में यदि भविष्य में कोई हानि होने की संभावना है तो उसके लिए आज ही प्रावधान बना लिया जाए, और यदि भविष्य में कोई लाभ हो रहा है तो उसको ध्यान न दिया जाए। ये रूढ़िवादिता की परंपरा, और इसी आधार पर डूबत ऋण प्रावधान बनाए जाते हैं, मूल्य ह्रास का आयोजन किया जाता है कि ये भविष्य में होने वाली हानि आए, जिसके लिए आज ही व्यापारी प्रावधान बना लेता है, आयोजन कर लेता है। ये रूढ़िवादिता की परंपरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है। आगम मतलब इनकम। तो यहाँ पर कई बच्चों को आगम, आगम मतलब इनकम। सामान्यतः आय का लेखा, इनकम का लेखा, आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वह उत्पादन पूर्ण होता है। भाई आपने माल बना लिया, उत्पादन हो गया, तो क्या आपको इनकम हो गई क्या? जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, किसी ने आपको ऑर्डर दिया, तब आप इनकम मान लेंगे। या फिर जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, आपने सामने वाले ने ऑर्डर दिया और आपको माल, आपने उसको दे दिया, सुपुर्द कर दिया कि हाँ हमने आपको माल बेच दिया। या फिर जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, आप इनकम कब मानेंगे? अब यहां पर इनकम कब माना जाएगा? जब आपने माल सुपुर्द कर दिया है, सामने वाले को आपने माल दे दिया है कि ले भैया मैंने तेरे को माल बेचा और ये ले, सुपुर्द कर दिया, उस समय आपकी इनकम हो गई, आगम आपकी बन गई। ठीक है, ये उपार्जन आधार होती है कि भले आपने उधार बेचा है तो भी सामने वाले को सुपुर्द कर दिया है। तो सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपुर्दगी दे दी जाती है सामने वाले को। भाई ऑर्डर मिला, ऑर्डर देना ये विक्रय नहीं है ना, उत्पादन होना ये भी विक्रय नहीं होता। आपने बेच दिया मतलब सामने वाले को माल सुपुर्द कर दिया, ये इनकम उस समय बन गई आपकी। अगला क्वेश्चन है, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी। सतत व्यवसाय अवधारणा मतलब कि व्यवसाय भविष्य में निरंतर चलता रहेगा। मतलब निरंतर चलता रहेगा मतलब अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, उसकी कोई उम्र नहीं है। अनिश्चित मतलब व्यवसाय कब समाप्त होगा कोई निश्चित नहीं है। ये सतत व्यवसाय की अवधारणा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक अवधारणा कि एक व्यावसायिक उपक्रम निकट भविष्य में न तो बेची जाएगी या विघटित होगी कहलाती है। भाई एक व्यवसाय जो कि भविष्य में न तो बेचा जाएगा और न ही विघटित होना मतलब न ही बंद होगा, ये कौन सी व्यवसाय है? चालू व्यवसाय है, व्यवसाय की पृथक इकाई है, मौद्रिक इकाई है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी अवधारणा है? ये चालू व्यवसाय की अवधारणा है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय निकट भविष्य में भी चलता रहेगा, निरंतर चालू रहेगा, गोइंग ऑन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यावसायिक इकाई के जीवन काल में लेखांकन इस मूलभूत लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए एक लेखांकन अवधि की अवधारणा है, जिसमें 12 महीनों को एक अवधि को माना जाता है। तो क्या हो जाता है ये लेखांकन अवधि। लेखांकन अवधि के आधार पर ही वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है, बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये कौन सा था? 5। तो एक या 5 के बाद और होंगे, 6 नंबर है। ठीक है, तो 6 नंबर दिया है, प्राथमिक गुण जो लेखांकन सूचना को निर्णय लेने में उपयोगी बनाते हैं।
तो लेखांकन की जो सूचनाएं हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि अकाउंटिंग का काम क्यों किया जाता है। तो उससे कुछ सूचनाएं निकल के आती है और उन सूचनाओं का उपयोग आंतरिक उपयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता करते हैं। तो प्राथमिक गुण, लेखांकन सूचनाओं का जो एक गुण है जिसे प्राथमिक गुण कहते हैं, जो लेखांकन सूचना को निर्णय लेने में उपयोगी बनाता है, तो संबद्धता तथा पक्षपात से स्वतंत्र, विश्वसनीयता तथा तुलनीयता, तुलनीयता और एकरूपता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, विश्वसनीयता और तुलनीयता। ये लेखांकन सूचनाओं का वह प्राथमिक गुण है जो कि निर्णय लेने में उपयोगी होता है उसको। विश्वसनीयता और तुलनीयता। विश्वसनीयता मतलब कि आंकड़े सत्य हैं, और तुलनीयता मतलब आप गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना इस वर्ष के आंकड़ों से कर सकते हैं और इसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आपको किसी आंकड़े के ऊपर विश्वास होगा तभी आप निर्णय ले पाएंगे, आप तुलना कर पाओगे तभी आप निर्णय ले पाओगे, और ये गुण उसका प्राथमिक गुण है ये। फिर है स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सत्य है। स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है ये सभी को मालूम है। लागत मूल्य पर होता है, बाजार मूल्य पर होता है। लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, या लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में अधिक हो। हम सभी को मालूम है कि स्टॉक का मूल्यांकन किस पर होता है, लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस मूल्य पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पट्टे पर प्रावधान बनाया जाता है किसके अनुसार। पट्टे पर प्रावधान, जैसे मान लो कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके लिए प्रावधान बनाना, ये किस पर आधारित है, रूढ़िवादिता के आधार पर या मिलान पर। तो ये दोनों सिद्धांतों पर आधारित है, रूढ़िवादिता पर भी और मिलान पर भी आधारित है। ठीक है, बट्टा दिया जाता है और बट्टा लिया भी जाता है, तो ये रूढ़िवादिता पर भी आधारित है और मिलान अवधारणा पर भी आधारित है। गैप का पूरा नाम क्या है, GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAA और P। जनरली मतलब सामान्यतः, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकृत, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत ये कहलाते हैं GAAP, गैप मतलब लेखांकन के जो सिद्धांत है उनको शॉर्टकट में गैप बोला जाता है। आगे है, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। एक कोई सा भी व्यवसायी हो वो लेखांकन के कौन से स्वरूप को अपनाता है। लागत लेखांकन को अपनाता है, वित्तीय लेखांकन को अपनाता है, कर लेखांकन को अपनाता है, या प्रबंध लेखांकन को अपनाता है। ये सभी उसकी अलग अलग ब्रांचेज है। तो व्यवसायी के द्वारा एक कौन सी सामान्य रूप से कौन सा स्वरूप को अपनाता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपनाता है, वित्तीय लेखांकन को अपनाता है। ठीक है, वित्त से रिलेटेड जो है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब सत्य सत्य, और जिसको हम बोलेंगे विकल्प। अब हम चल रहे हैं इसकी तरफ, सही जोड़ियों की तरफ। ठीक, तो सही जोड़ी हम मिलाएंगे। अब आपके सामने सही जोड़ी आ गई है। अब ये सही जोड़ी को हमें मिलान करना है। सबसे पहला हमारे सामने दिया गया है मुद्रा मापन अवधारणा। अब ये मुद्रा मापन अवधारणा क्या होती है, तो अभी हमने देखा था कि सौदों और घटनाएं, वे सौदे और घटनाएं हैं जो कि जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है। तो ये आंसर आ रहा है, उन सौदों एवं घटनाओं पर लागू होते हैं जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वित्तीय प्रकृति के मतलब मौद्रिक प्रकृति के होते हैं, उन्हीं व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में होता है, वो कहलाती है मुद्रा मापन अवधारणा। फिर है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा मतलब संपत्तियों को उनके क्रय मूल्य पर ही पुस्तकों में लिखा जाता है, बाजार मूल्य पर नहीं। ये लागत अवधारणा होती है। व्यवसाय की इकाई अवधारणा मतलब, व्यवसाय की इकाई अवधारणा का मतलब होता है व्यवसाय को उसके स्वामी से पृथक माना जाता है। व्यवसाय अलग और उसका स्वामी अलग, ये दूसरा था। ठीक है, फिर है द्विपक्षीय अवधारणा, मतलब सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों के लिए उपयुक्त है ये।
दोहरा लेखा या द्विपक्षीय अवधारणा सभी प्रकार के व्यवसायों के द्वारा इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। तो द्विपक्षीय मतलब कि हर एक व्यवहार का दो पक्षों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। ठीक, तो रिक्त स्थानों में सबसे पहले हम ये 3 रिक्त स्थान देख लेते हैं। खालिस्तान मान्यता के अनुसार जब माल का विक्रय किया जाता है तब उसकी आगम को पुस्तकों में शामिल करना चाहिए, न कि जब वह उत्पन्न होती है। तो कौन सी मान्यता या कौन सी अवधारणा है जिसके अनुसार जब माल विक्रय होता है तब उसको इनकम मानना चाहिए? तो ये कौन सी अवधारणा है? ये है आगम पहचान। आगम पहचान। तो आप इनकम को कैसे पहचानोगे? तो उस आगम पहचान मान्यता के अनुसार जब माल विक्रय कर दिया जाता है, सुपुर्द कर दिया जाता है, तब उसे इनकम मान लिया जाता है। फिर एक ही लेखांकन अवधि के व्ययों और उससे संबंधित आयों का लेखा करने को मिलान मान्यता कहते हैं। मतलब आय और व्यय का मिलान किया जाता है, एक ही अवधि के आय और व्यय का मिलान होता है, वो मिलान मान्यता होती है। तीसरा है खालिस्तान मान्यता के अनुसार यदि लेखांकन पद्धति को बदला जाता है तो परिवर्तन का प्रभाव पृथक से दिखाना चाहिए। तो ये स्थिरता की मान्यता। कौन सी मान्यता? स्थिरता, मतलब प्रति वर्ष एक ही लेखांकन पद्धति को अपनाया जाए, ये स्थिरता मान्यता के अनुसार। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। खालिस्तान मान्यता के अनुसार संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य के आधार पर करना चाहिए। जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसको पुस्तकों में उसके लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, न कि बाजार मूल्य पर। आज आपने 50,000 की मशीन खरीदी, अगले वर्ष वो 50,000 की मशीन पर ह्रास काटने के बाद उसकी वैल्यू 45,000 हो गई। लेकिन यदि उस मशीन की वैल्यू बाजार में बढ़ जाती है कि वो 1 लाख की हो जाती है, तो आप 1 लाख में नहीं दिखाओगे, उसको 45 में ही दिखाओगे। ये ऐतिहासिक लागत की मान्यता है। ये कौन सा सिद्धांत बोलता है? ये ऐतिहासिक लागत मान्यता। उसके लागत मूल्य पर ही उसको पुस्तकों में दिखाया जाता है। फिर खालिस्तान मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष एक समान लेखांकन पद्धति को अपनाना चाहिए। तो स्थिरता की मान्यता कौन सी है? ये स्थिरता की मान्यता। हमेशा एक समान लेखांकन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम, एक शब्द वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक शब्द में जब दो व्यापारिक संस्थाओं की लेखांकन सूचनाएं समान तरीके से प्रस्तुत की जाती है तो इससे लेखांकन सूचनाओं के किस गुण का पता लगता है? व्यापारिक संस्थाओं की लेखांकन सूचनाएं समान तरीके से प्रस्तुत की जाती है तो यहां पर एक रूपता, कौन से गुण का पता चलता है? कि उनमें एक रूपता है। फिर है किस सिद्धांत के अनुसार एक समान लेखा विधि अपनाई जानी चाहिए? एक समान स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार। फिर उस लिखित विवरण का नाम लिखिए जिनमें लेखांकन के नियमों का उल्लेख होता है। लेखांकन के नियम मतलब लेखांकन प्रमाप। ठीक है, लेखांकन के नियम मतलब लेखांकन प्रमाप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं उनको। इस मान्यता के अनुसार लेखा पुस्तकों में उन व्यवहारों को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। मौद्रिक मापन की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? मौद्रिक मापन की अवधारणा के अनुसार उन्हीं व्यवहारों को पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय को उसके स्वामी से पृथक माना जाता है। पृथक अस्तित्व की मान्यता। पृथक अस्तित्व की मान्यता या व्यावसायिक इकाई की मान्यता, इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं, व्यावसायिक इकाई की मान्यता। पृथक अस्तित्व की मान्यता भी बोलते हैं इसको, व्यावसायिक इकाई की मान्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे सेकेंड यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमने विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और यदि इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यूनिट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए